नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी, जिसे हम पुरुष निसंतानता भी कह सकते हैं। तो हमें ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनफर्टिलिटी क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई कपल 1 साल जिसकी मैरिज को हो गया है और वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से यानी कि ट्राई कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए, फिर भी प्रेगनेंसी में सफलता नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता की कैटेगरी में रखते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी इनफर्टिलिटी की बात आती है, फीमेल को जिम्मेदार माना जाता है और फीमेल फैक्टर इवैल्यूएट करने की बात की जाती है। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो मेल फैक्टर है यानी कि मेल इनफर्टिलिटी लगभग 30% केसेस में टोटल इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होती है और लगभग 30% केसेस में ये कंबाइंड फॉर्म में रहता है कॉज, यानी कि कंबाइंड मेल एंड फीमेल फैक्टर 30% केसेस में जिम्मेदार हो सकते हैं। तो यानी कि इस डेटा से आप ये जान सकते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष निसंतानता एक इम्पॉर्टेंट कारण है इनफर्टिलिटी के लिए। अब बात ये आती है कि इसे डायग्नोज कैसे करते हैं, यानी कि कैसे पता चलता है कि कोई कपल, उसके केस में मेल पार्टनर की तरफ से भी कोई इश्यू है। तो देखिए, मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करना बहुत इजी है। कई बार ये 2 तरह से डायग्नोज होता है। सबसे पहले कंडीशन में कि जब कोई कपल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करता है, तब वहाँ पर एज अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन सीमेन एनालिसिस की जांच की जाती है और इस एनालिसिस के दौरान ये कंडीशन का पता लग जाता है। तो सीमेन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसे हम इंटरप्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। अगर हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर स्पर्म काउंट WHO के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो अगर मोर देन 40 मिलियन स्पर्म काउंट है या फिर 15 मिलियन पर ml है तो वो एक नॉर्मल कैटेगरी में आता है। मोटिलिटी अगर मोर देन 32% मोटिलिटी है तो उसे नॉर्मल मोटिलिटी कहते हैं और मॉर्फोलॉजी मोर देन 4% मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होती है। हालांकि ये जो इससे जब भी वेरिएशन होता है तो हम उसे एबनॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। परंतु ये वेरिएशन कितना होता है, यानी कि कंडीशन माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है और कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो होता है, जैसे कि एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन का वो होता है सीमेन एनालिसिस का। तो ये तो पहला रीज़न हो गया। सेकेंडली, कैसे डायग्नोसिस होता है कि कभी कभी मेल पार्टनर डॉक्टर से, स्पेशली जो मेल स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं कुछ अदर समस्याओं के बारे में, जैसे कि कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या एजैकुलेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, पेनफुल इंटरकोर्स हो, कोई जेनाइटल इन्फेक्शन हो या फिर कभी कभी कोई स्वेलिंग हो जिसे वेरिकोसील कहा जाता है। तो अगर इस समस्या से कोई मेल सफ़र कर रहा है और वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करता है, जब डॉक्टर उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं और सीमेन एनालिसिस करते हैं, तब कई बार ये डायग्नोस होता है कि हाँ, ये फैक्टर उनका इनफर्टिलिटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बात तो हो गई कि हमें कैसे पता चलता है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी इस कपल में एक निसंतानता का कारण बन रही है। सेकंड आता है कि क्या कारण होते हैं कि पुरुष निसंतानता के लिए क्या कारण जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम उनकी बात करें, एक एक करके हम उसके बारे में जानें, तो एक फैक्टर होता है हार्मोनल प्रॉब्लम्स, है ना। हार्मोनल प्रॉब्लम्स में हमें ये जानना जरूरी है कि जो हार्मोन्स नॉर्मली जिम्मेदार होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, अगर उनकी डेफिशिएंसी होती है या फिर प्रॉपर हार्मोनल सिग्नल नहीं मिलते हैं तो फिर मेल इनफर्टिलिटी का कारण वो बन सकते हैं, क्योंकि वो कई बार पुअर स्पर्म काउंट, पुअर मोटिलिटी या फिर बाकी सारे जो सीमेन पैरामीटर्स हैं उसको डिरेंज कर सकते हैं। सेकेंड कारण कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, यानी कि टेस्टिकल में जो टेस्टिस होते हैं उसमें ही कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि एक कारण मैंने आपको बताया वेरिकोसील, यानी कि जिसे टेस्टिकुलर स्वेलिंग हम कह सकते हैं। अब वेरिकोसील में क्या होता है कि जो टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल के कंपैरिजन में हाई हो जाता है, जो स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है जो कि स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और कभी कभी सारे ही फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। इसकी भी अलग अलग ग्रेडिंग की जाती है, यानी कि वेरिकोसील कितनी सीवियर है उसके अकॉर्डिंग उसे मैनेज किया जाता है। तो ये तो एक कारण हो गया वेरिकोसील का।
कभी कभी एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी कि जो टेस्टिस हैं वो अपनी नॉर्मल जगह पर उपस्थित ना होकर एब्डोमेन में अवेलेबल होते हैं, यानी कि जन्म के समय जो नॉर्मल डिसेंड होता है टेस्टिस का वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसे अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। तो इसकी वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन या तो काफ़ी कम हो जाता है और कभी कभी पूरी तरह से एब्सेंट होता है, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये कारण हो गया। और कई कारण जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हुआ हो। एक मम्स का इन्फेक्शन, कई बार ऐसे जो मेल पार्टनर्स होते हैं उनसे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो ये हिस्ट्री हमारे सामने आती है कि बचपन में उन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन मम्स के रूप में हुआ है, जो उनके इस सीमेन पैरामीटर्स को अफेक्ट कर सकता है। अदर इन्फेक्शन जैसे कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जिसमें कि गोनोरिया या क्लेमाइडिया के जो इन्फेक्शन होते हैं वो हो सकता है। एक आपको ये बात और बताना चाहती हूँ कि कोविड-19 के बाद हमें मेल इनफर्टिलिटी के परसेंटेज में कुछ हमें इंक्रीज़ मिला है, यानी कि कोविड-19 भी एक रीज़न रहा है मेल इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स में, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे कि हमारे कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर कोई मेल पार्टनर ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन से कभी ग्रसित हुआ है और उसने जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस उनको हुआ है, तो वो भी कई बार उनके जो पैसेज को ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है और इनफर्टिलिटी का एक कारण बनता है। तो ये तो हो गए टेस्टिकुलर कारण। इसके अलावा अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो जेनेटिक कारण हो सकते हैं, जिसमें कि एक कंडीशन आती है जिसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, जहाँ पर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, जिसके कारण मेल इनफर्टिलिटी और एज़ोस्पर्मिया का जो एक कारण बनता है। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम CBAVD यानी कि कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ बायलैटरल वाइज डिफरेंस बोलते हैं। अब ये कंडीशन क्या होती है, जिसमें कि जो जैसे आप समझ सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि एक जो नस होती है, जो रास्ते जो टेस्टिस के स्पर्म प्रोडक्शन के बाद जो स्पर्म्स को पैसेज के लिए रास्ता होता है, उसके लिए जो नस होती है ये जन्मजात एब्सेंट होती है। कभी कभी ये दोनों ही एब्सेंट होती हैं और कभी कभी दोनों में से एक नस एब्सेंट होती है। तो यह भी एक कारण बनता है। ऐसे पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन तो नॉर्मल होता है, परंतु जब हम उनकी सीमेन एनालिसिस की जांच करते हैं तो हमें स्पर्म काउंट नील मिलता है, क्योंकि रास्ते में रुकावट की वजह से एजैकुलेटेड सैंपल में स्पर्म्स नहीं आते हैं। तो ये तो बात हो गई जेनेटिक कारणों की। इसके अलावा लाइफस्टाइल यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कह सकते हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेल इनफर्टिलिटी के बढ़ते हुए जो हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कि क्रोनिक स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन का होना, टोबैको का यूज़ होना, ओबेसिटी अगेन एक कारण है जो कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हो सकती है, सीमेन पैरामीटर्स को अफेक्ट करती है। लाइफस्टाइल के अदर फैक्टर्स या फिर कोई केमिकल्स का एक्सपोजर होना, कोई रेडिएशन का एक्सपोजर होना, कुछ पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर होना, ये सारे फैक्टर्स स्पर्म पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली मेल इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कॉजेज़ क्या होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए। अब बात ये आती है कि डॉक्टर इसको कैसे ट्रीट किया जाए, क्या इसका इलाज संभव है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का इलाज जाने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि कंडीशन कितनी सीवियर है। तो जैसा कि मैंने आपको सारे कॉजेज़ बताए, तो जब भी हमें कोई हमें सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट ऐसी मिलती है जहाँ पर जो काउंट्स हैं वो नॉर्मल से वेरिएशन है या फिर कभी कभी एज़ोस्पर्मिया की स्थिति में है, तो सबसे पहले डिटेल हिस्ट्री हमें जानना ज़रूरी होता है। एक डिटेल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है, स्पेशली बाय एक्सपर्ट एंड्रोलॉजिस्ट से। और उसके बाद हमें कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट किस उसमें उनको हम परिभाषित कर सकते हैं, उसका कॉज क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी के केस में बाकी सब पैरामीटर्स ठीक है पर हमें लगता है कि उनका लाइफस्टाइल फैक्टर जिम्मेदार है, तो सबसे पहले हम पेशेंट को सलाह देते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, जो कि एक हेल्दी डाइट के रूप में, हेल्दी एक्सरसाइजेज, रूटीन एक्सरसाइज के रूप में, एक प्रॉपर वेट मैनेजमेंट, और अगर कोई फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, तो इसे क्विट करने की हम पेशेंट को सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर कोई हार्मोनल कॉज है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हार्मोन प्रोडक्शन होते हैं वो डेफिशिएंट है, जैसे कि एक टर्म होता है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, तो ऐसे पेशेंट्स को हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हालांकि ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, कभी कभी साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं, परंतु इसका ट्रीटमेंट संभव है और हार्मोनल थेरेपी के रूप में इसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके बाद बात आती है टेस्टिकुलर फैक्टर्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई वेरिकोसील की समस्या है तो हमें ये जानना जरूरी है कि वेरिकोसील क्या इतनी सिग्निफिकेंट है
कि वो सीमेन पैरामीटर्स को अफेक्ट करिए, यानी कि वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस तरह से आती है, उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट किया जाता है। और वेरिकोसील के लिए अधिकतर केसेस में सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसे वेरिकोसिलेक्टमी कहते हैं, उसकी सहायता ली जाती है अगर वो सिग्निफिकेंटली पैरामीटर्स को अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जाता है, या तो एंटीबायोटिक से। अगर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सीमेन पैरामीटर्स काफ़ी अफेक्ट हो गए हैं तो अकॉर्डिंगली उसका मैनेजमेंट किया जाता है। अब बात आती है ऐसी कंडीशन जहाँ पर नील स्पर्म काउंट है, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तो देखिए एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, उसे कैसे ट्रीट करते हैं, वो हम डिटेल में आगे हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। परंतु इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज़ोस्पर्मिया भी दो तरह से होता है, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो जब भी हमारे पास एज़ोस्पर्मिया की रिपोर्ट आती है, एक प्रॉपर डायग्नोसिस कंफर्मेशन के बाद हम उसे कैटेगराइज करते हैं, ये दोनों कैटेगरी में से किस में आता है, और अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मरीजों को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में IVF कहते हैं, उसकी सहायता ली जाती है, जहाँ पर सर्जिकली हम स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर निकालते हैं और उनको एग में फर्टिलाइज करते हैं, जिससे कि हम IVF का या फिर ICSI जो होता है, ICSI बोलते हैं, उसकी हम हेल्प से ऐसे मरीजों को हम अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की। तो मैं आपको फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको बताया है कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्या कारण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, परंतु आप ये बात, मैं इस बात को थोड़ा सा प्रेशराइज करना चाहती हूँ कि अब वो समय नहीं है जब हम डॉक्टर से खुल के बात नहीं कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको कोई दुविधा होती है या फिर आपको लगता है कि मेल फैक्टर भी जिम्मेदार हो सकता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट अगर हम लेते हैं तो उसका इलाज भी संभव है और वो हमारे कंसेप्शन के चांसेस को भी बढ़ाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मेल इनफर्टिलिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ क्वेरीज़ हैं तो हमें इस चैनल के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज़ को हम आंसर कर सकें। थैंक यू।